Assalamualaikum, dear student. Today the topic of our discussion is cell membrane. First of all, we will move towards the introduction of cell membrane. You know very well, cell is the smallest structure and function unit in the body. सबसे smallest unit हमारी body का जो होता है वो क्या है? Cell है. ठीक है. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, सेल की अगर बात की जाए, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है। और सेल के बाहर हम लोगों के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? हमारे पास प्लांट सेल के केस में कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है। और सेल वॉल के अंदर वाली जो चीज होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग विजुलाइज करें ना, तो ये हमारे पास होता है साइंटिफिक स्ट्रक्चर। साइंटिफिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सेल का, चाहे वो एनिमल सेल का हो, प्लांट सेल का हो या ह्यूमन बींग सेल का हो। सो हम लोगों के पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दी। जैसे हमारे पास सैंडविच मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है। अब इन मॉडल्स में से सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। सो वी विल मूव नेक्स्ट वर्ड, द डिस्कवरी। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बेस पे डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है। इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब डिस्क्राइब किया गया था? 1972 में। ठीक है। अच्छा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। उसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स जिनको मोज़ेक कंपोनेंट का नाम दिया जाता है, जैसे इसमें हम लोग के पास आते हैं प्रोटीन्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम लोग के पास क्या है? इनके अकॉर्डिंग क्या था? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। सेमी फ्लूइड मींस कि हम लोग के पास ना लिक्विड है ना सॉलिड है। लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर जिसको हम सेमी फ्लूइड कहते हैं वो है। ठीक है। इसकी फ्लूइड नेचर को एक्सप्रेस किसने किया था? बाय द बाई लेयर्स ऑफ लिपिड्स। फ्लूइड नेचर किसकी वजह से है? लिपिड की जो बाई लेयर्स हैं, बाई मीन्स टू, टू लेयर्स। अच्छा, बाई लेयर्स ऑफ लिपिड को देखा जाए तो प्रोटीन्स जो है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट हैं? फ्लोटिंग एलिमेंट्स के तौर पे प्रेजेंट है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि प्रोटीन्स इसमें क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की तरफ हम जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें कहा जाता है कि जो हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो नेचर है, ठीक है, उसको बाइलेयर ऑफ लिपिड से डिनोट किया गया है। उसके साथ अगर हम लोग फॉस्फेट ऐड कर जाते हैं लिपिड के साथ तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ठीक है। जो दो एंड है लिपिड मॉलिक्यूल्स के, उनको क्या कहा जाता है? वो क्या है? पोलर एंड्स हैं। ठीक है। आउटर पार्ट जिसको कहा जाता है। और जो हम लोगों के पास इनर पार्ट है लिपिड मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। नॉन पोलर एंड को हाइड्रोफोबिक एंड भी कहते हैं। मीन्स आपके पास वाटर हेटिंग जो एलिमेंट होता है उसको हम नॉन पोलर कहते हैं। वाटर के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती प्रॉपर। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट मीन्स that is water living, means that interact with water through the hydrogen bonding। ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल्स किस नेचर के होते हैं? लिक्विड नेचर के होते हैं, क्योंकि ये किस चीज से बने होते हैं? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। यू नो वेरी वेल कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कैसे लिक्विड लिपिड जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं और कैसे प्रोटीन्स मिलके कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट इसने यही चीज बताई हुई है कि लिपिड अगर हम लोग ऐड करते हैं किसके साथ? ग्लूकोज के साथ या कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगी। और अगर हम प्रोटीन्स ऐड करते हैं ग्लूकोज के साथ तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो मौजूद हैं उनको हम डिस्कस कर देते हैं। एक हम लोगों के पास इंट्रीगल प्रोटीन है। इंट्रीगल प्रोटीन हम लोगों के पास कैसे हैं? जो लिपिड की बाइलेयर है उसमें सबमर्ज हुए हैं। ठीक है। सबमर्ज हुए हैं मीन्स डूबे हुए हैं, उनको हम इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में क्या कहते हैं? हम लोगों के पास ऐसी प्रोटीन्स जो सेमी सबमर्ज स्टेट में, सेमी सबमर्ज मीन्स हाफ इमर्स हुई हुई हैं किसके अंदर? लिपिड बाइलेयर के अंदर, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का क्या कह रहा है कि इनकी जाहिर बात है जब ये एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मीन्स कि ये सेमी सबमर्ज हुई हुई है तो इनकी वीक एसोसिएशन या वीक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स
डेवलप हुए होंगे लिपिड के साथ, तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर से। अच्छा, सी हम लोग के पास आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं? मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ होती हैं। ये किस लिए हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, जो हम लोग के पास सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कि हम डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गए, डिफरेंट हम लोग के पास सोडियम आयंस, डिफरेंट आयंस वगैरह की ट्रांसपोर्ट का काम, जो इन एंड आउट का काम होता है, वो किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये जो हम लोग के पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं, ये वाले, ये हम लोग के जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं? आयंस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये हम लोगों के पास अ, इसने बताई दी है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये हम लोग के पास जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये किसके हैं? लिपिड के। ठीक है, जो मिड में ब्लू कलर के हैं मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? हम लोग के पास प्रोटीन चैनल्स का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये जो कम्प्लीटली सबमर्ज हुए हैं ना, ये इंट्रिंसिक है। ये इंट्रीगल का नाम जिसको दिया हुआ है ना, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सेमी सबमर्ज स्टेट में है, सेमी सबमर्ज स्टेट वाले हम लोग के पास क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हम लोग के पास ये वाली हैं। अच्छा, इन हम लोग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को देखें ना, तो ये किसके साथ ज्वाइन हुए हैं? प्रोटीन के साथ। जब ज्वाइन, सॉरी, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट की चेन के साथ ज्वाइन होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ठीक है। अच्छा, यही जो हम लोग के पास क्या है, ये लिपिड है। लिपिड बाइलेयर हमें पता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ये फॉस्फोलिपिड जब आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ या उसकी चेन के साथ ज्वाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बस यही चीजें ऐसे डिस्क्राइब की हुई है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है आपके पास, फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास एक जर्मन साइंटिस्ट था, रिचर्ड आल्टमैन। 1890 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है, जो कि है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मींस हम लोगों के पास क्या है, कि जो सेल की पूरी पावर होती है वो किस में लाई करती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाई करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस मींस हाफ ऑटोनोमस होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पास स्ट्रक्चर बताया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है जी, वो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो तरह की आपके पास मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो हम लोग के पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा हम इनर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन आपकी जो होती है, उसमें कुछ फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन मींस इन बिटवीन मेम्ब्रेन्स। इन बिटवीन मेम्ब्रेन्स मींस दो तरह की मेम्ब्रेन है हम लोगों के पास, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक दूसरी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको कहा गया है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस का। ठीक है। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है हम लोगों के पास, उसको मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है ना, फोल्डिंग्स को नाम दिया गया जाता है क्रिस्टी का, और डॉट्स के फॉर्म में इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें क्रिस्टी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये टर्म्स की अक्सर जो है वो आपके पास डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाती हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अगर देखा जाए तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है इसका डायामीटर। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। जैसे हम लोगों के पास सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करना सेल्स को। ठीक है, सेल को डिफ्रेंशिएट करना, एक सेल को दूसरे सेल से, कौन सा सेल कौन सा बॉडी पार्ट बनाएगा, सेल की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये किस चीज में रोल प्ले करता है? एजिंग प्रोसेस में, जिसको हम लोग कहते हैं एपोप्टोसिस। अच्छा, हम लोग के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हम लोग के पास क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के पास बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना सर्कुलर शेप में, बिल्कुल इसी तरह के माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हम लोग के पास होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं इसकी हर ऑर्गेनेली में। ह्यूमन और एनिमल्स की बात की जाए तो हम लोग के पास माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज बताया हुआ है 16 kb इन
साइज होता है, ठीक है। 16 kb एक यूनिट है जो उन लोगों के पास लेंथ मेजर करने के लिए यूज की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह की, जैसे उन लोगों के पास हो गए डीएनए वगैरह हो गया, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा वगैरह। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल जिनोम लार्ज साइज के वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? यीस्ट में मौजूद होते हैं। इनका साइज कितना होता है? 80 kb। तो हम देख सकते हैं कि एनिमल्स के कंपैरिजन में कितना बड़ा साइज जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जिनोम का मौजूद होता है यीस्ट में। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम लोगों के पास क्या है, कितना साइज होगा? 200 kb से ज्यादा साइज होगा। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है। और किस चीज से बनी होती है? इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बता रहा है? फ्रीली परमेएबल होती है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स मींस हर तरह के आयंस जो है उसमें से क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एटीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हम लोग के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड किया जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। जब उसको मैट्रिक्स में फोल्ड किया जाता है मेनी टाइम तो इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी बेसिकली क्या है हम लोग के पास? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग का नाम है, ठीक है। उसको फोल्ड जब किया जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में तो इसको कहते हैं क्रिस्टी। एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेज। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल मीन हम लोगों के पास सेल की जो एनर्जी है वो इसके पास होती है। कैसे सिंथेसाइज यहाँ पे की जाती है? जैसे यहाँ पे एक एंजाइम का नाम दिया गया है एटीपी सिंथेज जो, तो एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है ये कहाँ पे मौजूद है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। सो एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पे होगी? इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है हमारा वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? टू सब यूनिट्स के साथ, जो कि क्या है? F0 एंड F1 सब यूनिट्स। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की बात करें तो हम लोगों के पास अभी हमने डायग्राम में पीछे देखा था कुछ टाइम पहले कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और हमारे जो सेल साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन होती है, ठीक है, सेम टू सेम कंपोजिशन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की भी वही होती है। अच्छा, देर इज डिफरेंस इन द प्रोटीन कंटेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इक्वल अमाउंट ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। तो सेम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो क्या होता है? डिफर करता है एज कम्पेयर टू इनर और आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। मैट्रिक्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसका जो क्या है? स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसमें जो कंपोजिशन है अगर देखी जाए तो किसका कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसका मिक्सचर होती है किसका? प्रोटीन्स और एंजाइम्स का। अच्छा, ये जो एंजाइम्स मैट्रिक्स की कंपोजिशन बनाते हैं ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स बनाने में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हमने ये देखे थे डॉट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करने में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसकी सिंथेसिस में भी जो एंजाइम्स हैं जो मैट्रिक्स की कंपोजिशन बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है, जैसे हमने भी देखा था। एटीपी सिंथेस मौजूद होता है, वो एटीपी सिंथेसाइज करता है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हम लोग के पास क्या है? किस में हेल्प करता है? ब्लड के कुछ पार्ट्स को डेवलप करने में। हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में मौजूद होता है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हम लोग के पास किस में हेल्पफुल होता है? एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में हेल्पफुल होता है। एपोप्टोसिस मतलब जिसको हम कहते हैं एजिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ओके, एबनॉर्मल सेल की जो डेथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन की वजह से होती है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन छोड़ देगा तो हम जानते हैं कि हमारी जो एटीपी है या एनर्जी की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। जब एटीपी की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो हमारे ऑर्गन्स की फंक्शन भी इफेक्ट होगी, ठीक है, या डिसफंक्शनिंग होगी जिसकी वजह से सेल क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया।